हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंजी स्वैग एंड ट्राइंग माई बेस्ट टू काफ़ी सारी रिकॉर्ड करके जाऊँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइज बिफोर, या शायद नहीं बताया, टीम गंजी स्वैग इज कमिंग टू दुबई. सो टीम गंजी स्वैग, ऑल ऑफ us are coming. We've got another editor in the team, young guy, very energetic and very motivated, hard working. तो ही इज़ गोना बी बैक हेयर, क्योंकि अभी वो नए हैं. उनको ही हैव टू अर्न दैट प्रिविलेज इंशाल्लाह सून. सो बाकी सारे हम वहाँ होंगे, शूट करेंगे काफ़ी चीज़ें. वी माइट डू अ मीटअप, बट इफ़ वी डू दैट विल ओनली बी फॉर माई पेट्रेंस. सो इफ़ यू वांट टू डू दैट एंड अनलॉक दैट, क्या बोलते हैं, अनलॉक दैट फीचर, so you can do that on patreon.com/ganjiswag. So I hope to see you guys there. और काफ़ी सारे प्लान्स हैं वहाँ से रिलेटेड, वो आपको मैं वक्त के साथ साथ बताता रहूँगा. So without further ado, let's move to today's questions. पहला है 23 years young and an HIV patient. Hello, sir. I'm a 23-year-old British Pakistani belonging to a conservative middle class family. My life was going pretty well until April of this year when I had an extreme urge to have sex. As I'm single and had no partner, I went to a couple of prostitutes multiple times and had sex with them, obviously with condom. After a few weeks, I started feeling pain while urinating and suspected that I might have some kind of STD. After getting tested, I found out that unfortunately I have HIV. This news shocked me to the core and I almost lost my mental stability. Also, since I belong to a conservative family, I was not able to share this with neither my family nor my close friends. I'm planning to visit doctor for treatment, but we all know that it is not curable. My question is, how am I supposed to cope up with this, considering that in a couple of years my family would be talking about my marriage and eventually may know about my disease? Please respond to my email as I'm losing my senses. First of all, it's very unfortunate to hear what you're going through. It is indeed very sad. Um, I don't know what to say. अब आप हो भी इंग्लैंड में ना, अगर तो आप पाकिस्तान में होते ना, दे यू कुड हैव फेक्ड इट. या तो देखो, दो रास्ते हैं. एक तो यू कम आउट क्लीन एंड यू टेल योर फैमिली. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका ये कि अगर आपको लगता है कि यू डोंट वांट टू ब्रिंग शेम टू देम, या यू डोंट वांट कि वो आपके बारे में क्या सोचें, तो पाकिस्तान में ये फेक किया जा सकता था कि मैं फलाने डॉक्टर के गया था, उसने इंजेक्शन लगाया एंड आई थिंक उस इंजेक्शन में कुछ था, यू नो, समथिंग अलॉन्ग दोज लाइंस. या मुझे कहीं कट लगाया, मैं शेव कराने गया तो मुझे एक कट लगा था, आई रिमेंबर 1 साल पहले, शायद उसमें कुछ था. बट इंग्लैंड में तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते, बिकॉज इफ़ दे रिपोर्ट दे विल गो टू द डेप्थ ऑफ इट, और फिर वो चीज़ सामने आ ही जाएगी. सो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू गैदर योर करेज एंड कम आउट क्लीन and tell your family. I know it's not very easy. It's very heartbreaking for you as well. Of course, आप इस चीज़ से गुजर रहे हो. For your family as well. लेकिन ये कि at least they would know the truth and देखो, डिसअपॉइंट तो वो होंगे बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग. हाउएवर दे हैव टू कम टू टर्म्स विद इट. आज नहीं तो कल उनको पता चल ही जाएगा. खुदा ना खास्ता अगर आपकी आने वाले वक्तों में तबीयत ख़राब हुई और आप को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पे आपके टेस्ट तो होंगे हर किस्म के, और फिर डॉक्टर्स जो सिम्टम्स देख रहे होंगे उससे वो तो फिर बता ही देंगे, उनको पता तो चल ही जाएगा. इट इज़ नॉट क्यूरेबल. मगर अब मैं वो पिछले दिनों वही देख रहा था, एक बास्केटबॉल प्लेयर है मैजिक जॉनसन, उनको 90s से है HIV, बट ही स्टिल अलाइव. तो एड्स जो होती है ना, दैट इज़, प्लीज़ मुझे ज़रा इसमें करेक्ट कीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग. एड्स जो है ना वो बहुत लीथल है और वो बहुत जल्दी जो है ना इंसान की जान ले लेती है. बट HIV के साथ लोग सर्वाइव तो खैर नहीं, बट लाइक एलोंगेट हो जाती है एज अपोज टू विद एड्स. दे बहुत डिफरेंट हो. लाइक एक कौन सा ह्यूमन इम्यूनोसफिशिएंसी वायरस और एड्स इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. सो एक वायरस है, एक सिंड्रोम है. तो सिंड्रोम जो है वो बहुत ज़्यादा डेडली होता है. वायरस जो है, इट्स इन योर सिस्टम, इट्स नेवर गोना गो अवे. STDs के बारे में यही कहते हैं कि वंस दे बिकम पार्ट ऑफ योर सिस्टम, जैसे इसकी जो
छोटी फॉर्म्स है, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स है, 1 है, 2 है। आई रिमेंबर दिस फ्रॉम माई ट्रांसक्रिप्शन डेज। तो मैं वो ज़ाहिर हर किस्म की ही रिपोर्ट्स आती थी दैट आई यूज़ टू प्रोसेस। तो उसमें ये होती थी हर्पीज़ 1, हर्पीज़ 2, सिम्प्लेक्स। वो लिप में होती है, आपके जो है पेरिनियल एरिया में हो जाती हैं। सो या मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने डॉक्टर से भी पूछें। आई एम अज्यूम, अच्छा आपने ब्रिटिश गाय बोला बट यू डिडंट से कि आप ब्रिटेन में हैं या यहाँ हैं पाकिस्तान में। तो खैर अज्यूमिंग यूर देयर, वहाँ आप डॉक्टर से भी डिस्कस करें, उनको भी समझाएं कि अब तो खैर काफ़ी मल्टीकल्चरल हो गया है इंग्लैंड भी, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से मुल्क के लोग ज़रा कंजर्वेटिव लोगों से कैसे डील करना होता है, या तो शायद वो आपको बेहतर मशवरा ज़्यादा दे सकें। मेरा यही मशवरा होगा कि इसको ना छुपाया नहीं जा सकता या इस पर ना कोई गिमिक खेला नहीं जा सकता, क्योंकि वो फिर इन्वेस्टिगेशन में अगर बात गई तो फिर आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन आएगा। तो एक तो है ही है, ऊपर से झूठ का भी अलग आ जाएगा ना, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट यू टॉक टू योर डॉक्टर एंड सी। और उसमें देखें ऑप्शन, उनको ये ज़रा मैजिक जॉनसन वाली एग्जांपल दीजिएगा कि हाउ हैज़ ही बीन एबल टू सर्वाइव दिस लॉन्ग। 90 से है उसको, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें ले रहा है। पिछले दिनों में पढ़ रहा था, एक आर्टिकल भी था कि ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन जो है, दे हैव कम वेरी वेरी क्लोज टू क्योर दिस। अब वो कितनी उसमें ऑथेंटिसिटी है उस क्लेम में, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। खैर वो ट्रायल्स तो कर रहे हैं और आज से नहीं 30-40 साल से इस पर काम हो ही रहा है, क्योंकि जिस दिन इसकी ड्रग आ गई ना, वो फिर ज़ाहिर है लोगों के लिए बड़ी वो होगी, आसानी हो जाएगी। कैंसर के बारे में कहते हैं कि जी वो जानबूझ के उसका आने नहीं देते, बिकॉज कैंसर इटसेल्फ इज़ बिलियंस एंड ट्रिलियंस डॉलर ऑफ इंडस्ट्री। वो कहते हैं ना, जॉर्ज कार्लिन कहते हैं ना, देयर इज़ नो मनी इन हेल्दी पीपल, देयर इज़ नो मनी इन डेड पीपल, द मनी इज़ इन बिटवीन sick people, and sick people run pharmaceutical industries, they run the hospitals। तो अब जैसे यहाँ कराची की मिसाल लें, अगर मेरा अपना हॉस्पिटल हो और मैं रोज़ देखूँ यार ज़ख्मी लोग आते हैं, तो मेरा तो दिल दुखेगा इफ़ आई एम एम्पैथेटिक टूवर्ड्स देम। तो मेरी कोशिश होगी कि यार मेरे हस्पताल के सराउंडिंग में जो एरियाज़ हैं, कम से कम वो इतने सेफ़ हों कि लोग इंजर ना हो, राइट। अब यहाँ पे कराची की मैं आपको मिसाल दूँ, तो बिलावल चौरंगी से आप यूँ खड़े हैं, इधर साउथ सिटी हॉस्पिटल है, सीधे हाथ जाएंगे तो ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, लाइक एक राउंड अबाउट के डिस्टेंस पे दो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, राइट। तो जो साउथ सिटी से ज़ियाउद्दीन का जो रोड जा रहा है ना, इट्स पिच ब्लैक, रात में अंधेरा होता है। अगर मैं हेडलाइट ऑफ कर दूं, यू कैन नॉट सी एनीथिंग। और जैसे आपने देखा ना कराची में, ये क्या जो यू टर्न डिज़ाइन नहीं होता, बाद में बनाया जाता है, तो बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स रख देते हैं और उस पर रिफ्लेक्टर लगा देते हैं, उस पर रिफ्लेक्टर भी नहीं लगे हुए, और बीच में जितना भी जो सेंटर मीडियन जा रहा है वो नाला है और वो खुला है। और उस पर मैंने खुद बाइक वालों को गिरते देखा है दिन में तो नज़र भी आ रहा है, फिर भी एक्सीडेंट होता है, गिर जाता है। तो उन अस्पताल वालों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम अगर आप अस्पताल ओन करते हो, आपका कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा, स्ट्रीट लाइट्स तो जलवा सकते हो ना 2-4 कॉल करके, मगर वहाँ नहीं जलाई जाती, क्योंकि जितने लोग गिरेंगे उतने लोग अस्पताल में आएंगे। अब अगेन मैं ये नहीं एम्प्लाई कर रहा कि उन्होंने बंद करवाई हुई हैं जान के ताकि लोग गटर में गिरें और ज़ख्मी होकर अस्पताल आएँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम अपनी सराउंडिंग्स तो सही कर सकते हैं ना, अगर आप में एम्पैथी हो। मगर चूँकि यहाँ पे ज़्यादातर हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन सेक्टर हो गई, ये बिज़नेस है, सो दे डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। तो कैंसर के मामले में भी यही कहा जाता है कि जी इट कैन बी क्योर्ड, लेकिन ये कि उसको आने नहीं देते आगे उसकी इलाज को। अल्लाह जाने इस पे क्या हकीकत है, क्या वो है, लेकिन ये कि आप अपना ख्याल रखें। अब गलती तो आपसे हो गई, माफ़ी मांगें अल्लाह ताला से। इफ़ यू हैव फेथ, इफ़ यू आर क्लोज टू गॉड, इफ़ नॉट, तो दिस इज़ द टाइम टू रिपेंट। अब गलती तो हुई है आपसे, आप यंग हो, जवान हो, और जवानी में ही इंसान गलतियां कर लेता है, भटक जाता है। सबसे ही हो जाती हैं गलतियां, किसी से ज़्यादा हो जाती है, किसी से कम हो जाती हैं। आई होप अल्लाह आपकी लिए आसानी करे। बहुत सारी दुआएं, और जो लोग सुन रहे हैं आप भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट वन सेज, एन इंडियन लूजिंग पेट्रियाटिज्म आफ्टर लिविंग इन कैनेडा।
Hello, my name is ABC, living in Canada. Hope you're in good health. It's been a while. I've been following you. I'm just stuck in a phase of my life where I need your suggestion, as you have also lived outside your native country, and I'm also living outside since 2015. Bro, everything is good in life so far. I'm just confused why I started hating my native country. That is India. I know the reason, but don't know how to deal with it. As you know, there are such great laws in Western countries, and whenever I hear a news what's happening in India, it can be any kind of news like kids getting raped, no justice for poor people, Modi, arrogant piece of shit, is not even ready to listen to the farmers' issues, and the list goes on. It is the same story of every South Asian country. Now, my concern is, as you have also lived in Dubai, England, and traveled so much, and you must also get these kinds of news from Pakistan, what kept you motivated to still be patriotic, that you are staying there and trying to bring the change in the society? Brother, I'm frustrated and started hating my country. I wanted to outsource my business in Canada, that is trucking, to India. But now I'm so much double minded about it. My younger brother is here in Canada as well, and my mom, dad, and youngest sister are still in India. I just want my sister to migrate here ASAP after her graduation. By always back of my mind, I have always thinking about their safety. How to be patriotic again. Hope you will answer this question. Thanks again for listening to me, and sorry for the long email. God bless you and your family. इफ़ एनी वन नीड हेल्प इन कनाडा और अच्छा ओके सही है, ठीक है। खैर, थैंक यू सो मच फॉर योर ईमेल। अच्छा, एक भाई हैं, इंडियन हैं, कनाडा में रहते हैं, और वो कह रहे हैं कि जिस तरह की ख़बरें आती हैं इंडिया से, इट हैज़ स्टार्टेड टू मेक हिम हेट इंडिया। और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि यार आप भी मुझसे बाहर रहे हो, तो आप कैसे मोटिवेटेड रहते हो टूवर्ड्स डूइंग द सोशल गुड दैट यू डू। अच्छा, तो बात ये है कि मुझे नहीं लगता, ये देखो, हेट जो है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, हम बड़े आराम से कहते हैं यार आई हेट यू। हेट एक अलग चीज़ होती है, और एक इंडिफरेंस अलग चीज़ होती है। और एक चीज़ होती है कि आप इतना केयर करते हो कि इट फ्रस्ट्रेट्स यू। आई थिंक आपके साथ ना वो वाला मसला है जो मेरे साथ मसला है, क्योंकि मैं केयर करता हूँ, और क्योंकि देखो वो एक होता है ना, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि व्हेन अ फिश इज़ बॉर्न इट्स ऑलरेडी सबमर्ज्ड इन वाटर, तो उसको नहीं पता होता बाहर भी कोई इन्वायरमेंट है। तो जो लोग बाहर चले जाते हैं, अच्छे मुल्कों में चले जाते हैं, या उसको विज़िट कर लेते हैं, या उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, सो देन दे हैव अ कंपैरिजन। जैसे एलेगोरी ऑफ द केव, प्लेटो की जो कहानी है, उसमें भी यही है ना कि इंसान बाहर जाते कहते हैं यार बाहर तो अच्छी दुनिया, और गार वाले कहते हैं नहीं ये असल दुनिया है। तो ये फ्रस्ट्रेशन रहती है। जो लोग यहाँ रहते हैं वो कहते हैं नंबर 1 कंट्री है। मैं कहता हूँ भाई ज़रा आप जहाज़ पकड़ के श्रीलंका ही चले जाएं, वहाँ की सफाई और 99% लिटरेसी रेट देख लें ना। श्रीलंका ना फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, ना कोई एशियन टाइगर है, ना कोई वो एक इकनॉमिक पावर है, कुछ भी नहीं है, मीडियोकर सा मुल्क है। सॉरी टू ऑल माई श्रीलंकन फैंस, बट लाइक इट्स हाफ वे देयर। मगर सफाई देख लें और वो देख लें, बाकी बातें तो बहुत दूर की। नेपाल में जाके सफाई देख लें। मेरी दोस्त गई थी खटमंडू प्री कोविड, मैं उसकी स्टोरी में, वो सामने मैं नीचे सड़क देख रहा था, तो मैंने देखो कितनी साफ़ है, यू नो। खैर, तो वह वो वाले लोग जो है ना फ्रस्ट्रेट करते हैं आपको, जो कहते हैं नहीं सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। वो असल में मुल्क दुश्मन है, जो कि सही होने नहीं जाते, जो अच्छा होने नहीं देते, बिकॉज उन आई डोंट नो, देर ब्लाइंडेड बाय लव। पेट्रियाटिज़म, जिंगोइज़म, ये ब्लाइंड कर देती है। मोहब्बत एक अलग चीज़ होती है, पेट्रियाटिज़म एक अलग चीज़ होती है। पेट्रियाटिज़म और नेशनलिज्म ये दोनों डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जैसे कि मैंने कहा कि आप जब रहते हो ना बाहर, तो अब आपने देख ली अच्छी चीज़, अब जाहिर है आप देशभक्त हो गए अपने अंदर, तो आप चाहते हो कि यार इंडिया भी ऐसा हो। अगर आप वाराणसी से हैं तो आप चाहते हो कि यार मेरा वाराणसी भी ऐसा हो जैसे टोरंटो की गलियाँ हैं, राइट? या जो है ना मैनिटोबा जैसा हो, जैसे ऐसा हो जैसे मतलब दिल्ली जैसा हो, मतलब दिल्ली मैनिटोबा जैसा हो, राइट? या जो है मुंबई जो है कैलगरी जैसा क्यों नहीं बन सकता? यू व्हाट आई एम सेइंग? तो क्योंकि हम देखते हैं यार ये भी तो इंसान है, और ज़्यादातर तो हमारे वाले ही हैं। मतलब कनाडा में कितनी सिख कम्युनिटी है, राइट? तो वही सिख जो दिल्ली में रहते हैं, या दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, दूसरे इलाके में, पंजाब के जलंधर में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, वहाँ क्यों नहीं अच्छा कर लेते? बट सिस्टम का बात है ना, खाली सिख जाके तो कुछ नहीं कर रहा ना, सिस्टम भी तो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो दैट फ्रस्ट्रेट्स यू एंड दैट मेक्स यू लूज़ कंट्रोल। तो मेरा भी यही इशू होता है। मैं इफ़ यू सी माई एंटायर बॉडी ऑफ वर्क, इट इज़ अराउंड फिक्सिंग थिंग्स। वाई? बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस अदर थिंग्स एंड आई थिंक कि अगर हम ये चीज़ें अप्लाई करें तो ये भी सही हो जाएगा। अभी मैंने ट्रैफिक वाली वीडियो अपलोड की है, राइट? वाई? बिकॉज आई लर्न माई ड्राइविंग इन दुबई,
मेरे पास लाइसेंस भी वहीं का है, तो मुझे तो आदत ही वहीं की है, तो यहाँ मुझसे चलती नहीं है। सो आई वांट कि ये भी तो हमारी सड़कें भी दुबई जैसी हो जाएं। तो ये मुल्क दुश्मन आदमी तो नहीं सोच सकता कभी भी कि जी कराची की सड़कें दुबई जैसी हो जाएं। वो तो ये सोचेगा कि जी काबुल से भी बुरा हाल हो जाए या सीरिया से भी बुरा हाल हो जाए, जो मुल्क का दुश्मन होगा। जो मुल्क का खैर खाही जो जो उसकी अच्छा चाहेगा वही बोलेगा ना यार दुबई जैसा हो, कनाडा जैसा हो, इंग्लैंड जैसा हो, राइट। सो आई थिंक आपने जो हेट का लफ्ज़ यूज़ किया ना वो गलत है। हेट नहीं, फ्रस्ट्रेशन है, और ये फ्रस्ट्रेशन इज़ आउट ऑफ लव। इट्स बिकॉज यू लव इंडिया सो मच, यू वॉन्ट इट टू बी लाइक कैनेडा। और वहाँ के लोग होने नहीं दे रहे, वहाँ का सिस्टम नहीं होने दे रहा, वहाँ का करप्ट नहीं होने दे रहा, अमित शाह नहीं होने दे रहा, योगी नहीं, आदित्यनाथ नहीं होने दे रहा। जो भी आपके रीजंस लगते हैं, या फिर लोग जो कि दे आर सो ब्लाइंडेड बाय रिलीजन या सो ब्लाइंडेड बाय नेशनलिज्म कि वो सही चीज़ करने नहीं दे रहे, या करप्शन नहीं हो ख़त्म हो रही, या 2000 किलो भी हेरोइन पकड़ी गई वो आपके पोर्ट से, उसको छोड़ के आर्यन खान के पीछे लग गया पूरा मीडिया। वो कितनी ड्रग्स होगी उसकी उसकी यॉट में। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट जस्टिफाइंग drug use among teenagers या young or any among anyone. I'm not justifying. What's a much bigger story कि वो 2000 किलो हेरोइन कैसे आई अफगानिस्तान से वहाँ तक? You gotta investigate that. मगर चूंकि गोदी मीडिया आर्यन पे लगा हुआ है। अब क्यों लगा हुआ है आई डोंट नो। या तो ट्राइंग टू हाइड दिस स्टोरी, या फिर बिकॉज कम फ्रॉम सो कॉल्ड मुस्लिम फैमिली, तो थोड़ा खान्स को तंग करना है। आई डोंट नो, मुझे इतनी डायनामिक्स नहीं पता। आई डोंट लिव इन इंडिया। हमारा ओवरव्यू वही है जो हम बाहर से बैठ के देखते हैं। आई एम श्योर अंदर कोई और कहानी होगी। सो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें तो फ्रस्ट्रेट करेंगी ना आपको, मुझे भी करती हैं। मैं कितना बोलता हूँ यार टीवी पे अच्छा कंटेंट दिखाओ बच्चों के लिए, कोई कोई क्विज शो, कोई साइंस का प्रोग्राम, एनीथिंग। सारा दिन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। तो मैं इस आई डोंट से इट बिकॉज आई हेट पाकिस्तान, आई से इट बिकॉज आई केयर अबाउट द फ्यूचर। वरना खल्ली वल्ली मेरा धंधा चल रहा है भाई, खल्ली वल्ली भाई, जिसने नहीं पिला उनका नसीब, हमारा क्या है, राइट। ऐसा कह सकता हूँ ना, मैं खल्ली वल्ली कर सकता हूँ ना। मैं अभी टिकट लूँ सुबह की फ़्लाइट से, आई गो टू लंदन, आई पैक दिस अप, ले जाऊँ सारे कैमरे वहाँ से। वहाँ यूट्यूब नहीं चलता क्या? वहाँ तो और अच्छा चलता है, क्यों भाई? तो बट लाइक यू नो, मुल्क से मोहब्बत है। अब आप हाउ डू आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड? तो भैया बात सारी ये है कि हम नहीं तो कौन, समझ रहे हो? हम आज करना शुरू करेंगे तो 70-80 हमारे जाने के कई साल बाद जो है ना जाके कुछ चेंज आना शुरू होगा। अगर हम यही सोच के बैठ जाएं कि बिकॉज वी वोंट बी अलाइव टू सी दिस सो वाई केयर, दैट इज़ अ सेल्फिश थॉट. That's not how we are supposed to live, and that is not how I want to live. I know very well whatever I'm trying, whatever meager contribution that I'm making towards the betterment of the society, not just Pakistan but also South Asia. मतलब मैं तो चाहता हूँ पीस हर जगह हो भाई, खाली यहाँ के लिए थोड़ी चाहिए। पूरा मोहल्ला सेफ्टी सिक्योरिटी होगा तो प्रोग्रेस करेगा ना। ऐसे थोड़ी होगा एक गली में अमन है और दूसरी गली में आग लगी हुई है तो आप चिल करोगे। यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? अफगानिस्तान में भी पीस चाहिए, ईरान भी ओके चाहिए, सैंक्शंस हटे वहाँ से, लोग एलिवेट हों। इंडिया में भी चाहिए, कश्मीर भी ओके चाहिए, ताकि लोगों की लाइफ ऊपर हो, राइट। आई नो इट्स नॉट गोना हैपन इन माई लाइफ टाइम, बट वट एवर। हमारा ये डॉक्यूमेंट हो रहा है ना सारा, यूट्यूब पे जाएगा ना, 150 साल बाद कोई बच्चा तो आएगा ना मेरी वीडियो पे, बोलेगा यार ये अंकल सही बोलते थे 150 साल पहले, बनाओ इनकी मूर्ति बनाओ, सदर पे हैंग करो। ये व्हाट आई एम सेइंग। तो अपने से हट के देखना होता है ज़िंदगी में। अपने आप को बस इतना देखना होता है कि मेरे ऊपर छत है, मेरे बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में, खाना पीने का कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी हुई तो दवा दारू के पैसे हैं, बस इतना करना होता है। उसके बाद इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड। जो आपकी प्लेट जो बच जाए ना रात को, वो जो फ्रिज में जाता है खाना, दैट इज़ अ सिन इन माई बुक्स। वो किसी और का था, आपने ज़्यादा ले लिया था। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं तो इसी तरह सोचता हूँ, एंड दिस इज़ हाउ आई कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, एंड दिस इज़ हाउ यू शुड थिंक एज वेल। सो मैं आपको करेक्ट करूँगा, आपके दिल में हेट नहीं है, आपको केयर है। अगर आपको केयर नहीं हो, हल्ली वल्ली इंडिया में जो हो रहा है, मोदी जो भी करे, अमित शाह जो भी करे, योगी आदित्यनाथ जो भी करे, बाढ़ में जाए। आप तो कनाडा में हो ना, चिल हो ना, बर्फ़ आ रही है ना, हाइनेकेन मिल रही है ना शाम में, कोई तंग नहीं कर रहा, गाड़ी भी है, घर भी, बंगला, ट्रकिंग का बिजनेस भी चल रहा है, ओके की रिपोर्ट है, क्या ज़रूरत है टेंशन? बट बिकॉज यू केयर, दैट्स वाई यू आर फ्रस्ट्रेटेड। इफ़ यू डेंट केयर, यू वुडंट हैव रिटन मी एन ईमेल। You know what I'm saying? So you don't hate India. You are frustrated because you love it so much and you want to fix things.
and you find yourself extremely helpless, and so do I. बट मैं फिर भी रुकता नहीं हूँ, और आपको भी रुकना नहीं चाहिए. किसी भी कैपेसिटी में, छोटी मोटी कैपेसिटी में, मेक इट बेटर. इफ़ यू कैन फंड समवन्स एजुकेशन इन इंडिया, डू इट. आईआईटी में देखो, कोई अच्छा स्टूडेंट आपको लगता है, उसको स्कॉलरशिप दो, राइट. मैंने अभी वो देखा सीज़न, कोलकाता वाला, सॉरी कोटा फैक्ट्री वाला नहीं, दूसरा था यार, वो करण ने ही बताया था. वही जो आईआईटी के स्टूडेंट्स थे, वो कह रहे हैं हम 4 साल बिल्डिंग में ही रहे, बाहर नहीं जाते थे, इस तरह का. बहुत टैलेंट है वहाँ पे. फाइंड समवन एंड फंड समवन स्टडीज़, ताकि कल जाके वो फिर गूगल फेसबुक को हेड करे, तो फिर इंडिया को बिलियंस का बिजनेस ला के दे. दैट्स हाउ यू गोना हेल्प इंडिया. सो फाइंड दोज प्रेशियस मेटल्स roaming around on the street of Varanasi, Madras, Kerala, wherever, and lift them up, provide them a proper education, provide them sense of security कि they are taken care of. फिर वो अपने टैलेंट से आगे 10, 15, 20 साल में जो गेम करेंगे. और अब तो गेम बिलियंस का है ब्रो. किसी बच्चे ने कोई ऐप शैप बना दिया, बेजोस को समझ आया, फ्लिपकार्ट को समझ आया, आइडिया ले लिया, बिलियंस आ जाएगा इंडिया में. तो अभी तो सब बहुत आसान है अपलिफ्ट करना, और इंडिया में तो ऑलरेडी इकोसिस्टम मौजूद है इन चीज़ों का. सो इन्वेस्ट इन यंग ब्लड, मैं तो यही कहूँगा. और यहाँ पे भी मेरी यही कोशिश होती है कि जितना मैं कर सकूँ, ईदर इन फेसेस ऑफ अ लाइब्रेरी, और ईदर इन फेसेस ऑफ scholarship or funding someone's studies. I mean, there are some things that I do. I don't publicly mention them because it's between me and my God. तो मगर कोशिश मेरी यही होती है कि लाइक इफ़ आई फाइंड समवन हुज वर्दी इनफ, बस उसके सर्कमस्टांसेस उसको हेल्प नहीं करे. आई एम श्योर देयर वाज अ टाइम आई कुडंट अफोर्ड स्टडीज़, बट देयर वर पीपल इन माई लाइफ हु वर लाइक, नहीं यार, he can make a big difference. So they assisted me, they gave me a push, and it brought me where I am, and I'm impacting millions of lives today, right? तो वो किसी का एक पुश कितने लोगों के लिए सफल रहा. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग. फाइंड समवन इन इंडिया, कोई ढूंढो पड़ोस में, कोई पुराने अंकल का बच्चा, कोई पुराने मोहल्ले में कोई समथिंग, कोई ओल्ड नेबर, उसके बच्चे की स्टडीज़ फंड करो, कोई कंप्यूटर सेंटर बना दो, कोई आईटी का कोई कोर्स करा दो, कोई कोर्सेज बाय करके दिला दो. अब तो सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सबके पास लैपटॉप है ना, इंडिया में फ़ोन है ना. वल्ली वल्ली फाउंडर से आप कोर्स लेके करवा दो बच्चों को, यूडीमी के कोर्सेज दिलवा दो. अपलिफ्ट करो मुल्क को. खाली वो हेट वेट से कुछ नहीं होगा. मोदी खुद खुश होगा इन चीज़ों से, अमित शाह खुश होगा इन चीज़ों से कि अच्छा है ये लोग बस बाहर हैं, कल्ली वल्ली. साल में एक बार आएगा, वो पूरा बास्केटबॉल कोर्ट बुक करेगा. और वो नहीं, वो क्या है वो लुइस सीके का, जहाँ पे वो न्यूयॉर्क में वो जो हुआ था, इनके स्पेशल होते हैं ना यार. मैं उसके होटल के सामने ही, मेरा होटल था न्यूयॉर्क में, मैडिसन स्क्वायर गार्डन, एक्सक्यूज़ मी. वो बुक करो, 30-40 हज़ार आएंगे, शोर करेंगे, मोदी मोदी करेंगे, चले जाएंगे. पीछे इंडिया का कोई फार्मर्स का बुरा हाल. अभी देखो ना, वो परसों मुझे वीडियो आई, इट वाज सो सैड. वो जो मिनिस्टर के बच्चे ने जो है जीप चढ़ा दी फार्मर्स पे. हाउ पथेटिक यार. मतलब वो आपकी नज़र में इंसान नहीं, वो कीड़े मकोड़े हैं. जैसे हम बचपन में, अब तो खैर बड़े हो गए तो इंसेक्ट्स को भी नहीं तंग करते, क्योंकि भाई वो भी गॉड की क्रिएशन है. बच्चे थे तो नहीं समझ आती ना, कॉकरोच नज़र आया चप्पल मार दी, चूंटी नज़र आई मार दिया. तो वो लोग इंसानों को ऐसे समझते हैं. गाड़ी चढ़ा दी लेके, मतलब लाइक नो बिग डील मैन. इट वाज सो सैड टू सी. वो बेचारे फार्मर्स गरीब लोग हैं यार, वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, उन पर आप गाड़ी चढ़ा रहे हो इस तरह. सो सैड. सो सॉरी, लंबा अगर आंसर हो गया तो मैं आपको ये कहूँगा कि हेट नहीं है. हेट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है. हेट तो तब होता है जब स्टेट आपसे आपकी हर चीज़ छीन ले और मार भी दे. जैसे कुछ स्टेट्स में होता है दुनिया में, आपसे हर चीज़ छीन लेती है, आपके बीवी बच्चों को मार देती है, जुल्म करती है आप पे, आपको अगवा करती है. तो वो तो नहीं हुआ ना आपके साथ. सो यू डोंट हेट इट, ट्रस्ट मी. टेक केयर. अच्छा जी, नेक्स्ट वन सेज मैरिज डिसीजन. अब इसमें मुझे जगहों के और सिबलिंग्स के कितने हैं नाम नहीं लेने, तो मैं अब आपसे वो करूँगा. My question is in terms of marriage. I'm in a relationship for about a few years, and now the guy has sent the proposal. The problem is my family says कि उनकी family बहुत बड़ी है and I'm the single child. They are a lot of siblings. ठीक है, जिसमें भाई, मतलब the guy is just one and then lots of sisters. Okay, not mentioning the numbers. एक और issue ये है कि according to my family and environment, his family isn't that much groomed. I am from
अपॉस्ट्रिटी इन पाकिस्तान एंड दे आर फ्रॉम एक शहर से भी बहुत आगे किसी जगह पे. इट्स अ स्मॉल टाउन बेसिकली. वी हैव स्टडीड इन द सेम यूनिवर्सिटी. लड़का पसंद है फैमिली को, बट दे से कि सिर्फ लड़के के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती. देर आर लॉट मोर फैक्टर्स विच इज़ राइट. बट माई पॉइंट इज सिर्फ इस बेसिस पे रिजेक्ट करना, इज़ दैट अ सूटेबल थिंग? आई नो माहौल का डिफरेंस इज़ अ बिग थिंग, बट आई डोंट वांट टू लीव हिम. आई थिंक विद टाइम चीज़ें सेट हो जाती हैं. नो वन नोज व्हाट्स अहेड. वेल ग्रूम्ड फैमिली गारंटीड है कि ज़्यादा अच्छी होगी, या कोई और लड़का भी? He has personally talked to my family कि I'll be there, I'll be the one taking care of her. और बॉस स्टैंड लिया है उसने, मेरी जगह भी उसने रोल प्ले किया. आई एम नॉट सेइंग कि माई फैमिली इज़ रॉन्ग. नो फैमिली थिंग्स बैड फॉर देयर चिल्ड्रन, बट मैं खुश हूँ उसके साथ. गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता. फिर शुड आई गो विद माई डिसीजन? आई नीड अ सजेशन. अब देखें, यू नो दिस गाय फॉर सो मैनी ईयर्स, आई जस्ट नो सिंस 3 minutes ago. तो आप ही को ज़्यादा बेहतर पता होगा. आपकी बात बिल्कुल सही है. देखें, आपकी फैमिली के कंसर्न्स बिल्कुल सही हैं कि उनको लगता है कि वो फैमिली शायद इतनी ग्रूम नहीं है और वो एक छोटे से शहर की. देखिए, ये छोटा बड़ा मैं करता नहीं हूँ, होना नहीं चाहिए, मगर अगर आपकी फैमिली को कुछ फील हुआ है तो उन्होंने ये बात कही है. सो लाइक इट्स ऑन देम, नॉट मी. दूसरी चीज़ ये कि उनकी बहुत सारी बहनें, अब आप एक ही चाइल्ड रही हैं, सो यू क्लियरली उनका एक कंसर्न है कि आपने चूँकि इतने सारे लोगों में नहीं रही हो, तो अचानक ये बहुत ज़्यादा जो है ना, इट कुड बी अ लॉट ऑफ प्रेशर. एंड दे आर नॉट रॉन्ग आइदर, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट कट टू लिव इन अ सर्टन एनवायरनमेंट. हाउएवर, आपका पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि भाई कोई गारंटी तो नहीं होती. ग्रूम फैमिली या वेल ग्रूम फैमिली या अंडर ग्रूम फैमिली, या फिर ये कि ज़्यादा बहन भाई हैं या कम बहन भाई हैं, गारंटी तो फिर किसी भी चीज़ की नहीं है. और जैसा आपने कहा कि लड़के ने ख़ुद बोला है कि वो ही हैज़ पर्सनली टॉक टू योर फैमिली एंड ही टुक अ स्टैंड. तो अगर आपको लगता है कि विच इज़ अ गुड थिंग, प्रॉप्स टू हिम, तो ठीक है, गो विद हिम. और आई मीन इट्स योर लाइफ एट द एंड ऑफ द डे. आपको अगर सही फील हो रहा है एंड इफ़ ही थिंक्स, लेकिन इसमें फिर आप ना पहले से ही चीज़ें डिफ़ाइन कर लें हर किस्म की, कि जी फैमिली इंट्रूजन, आपकी एक पर्सनल स्पेस है, आपकी एक प्राइवेसी है, यू डोंट वांट दैट वायलेटेड, ठीक है ना. ये ना हो कि वो बहुत सारी बहनें हैं तो अब आप आ गई हैं भाभी, तो चलो भाभी के कमरे में बैठते हैं सारा दिन और ना छम 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 खेलते हैं या अंताक्षरी खेलते हैं. मे बी बिकॉज यू आर दी ओनली चाइल्ड, तो आपकी you're not familiar with this kind of household. हाँ, कभी कभी कज़न्स आ गए स्लीप ओवर के लिए, वो वंस इन अ ब्लू मून होता है, ये रोज़ का है. तो अब आपको फिर बाद में ये कंसर्न्स ना हो कि यार अब मुझे घुटन हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा लोग हैं, या एवरीवनस ऑन योर फेस ऑल द टाइम, और मी टाइम नहीं मिल रहा मुझे. हस्बैंड इफ़ ही इज़ वर्किंग एंड यू आर नॉट वर्किंग, तो फिर यू आर द वन हु हैज़ टू लिव विद द फैमिली द होल डे. तो उसमें आपने ना पहले ही अपनी बाउंड्रीज़ लिमिट करनी होंगी, डिफ़ाइन करनी होंगी कि भाई दिस इज़ हाउ आई एम, और ज़्यादा इंट्रूजन नहीं और ये नहीं वो. फिर आपकी जो भी पर्सनल लाइकिंग, और मे बी यू लाइक अ बिगर फैमिली, मे बी बिकॉज यू आर बॉर्न द ओनली चाइल्ड, मे बी यू ऑलवेज क्रेव्ड अ लार्जर फैमिली, एंड मे बी दिस इज़ योर आंसर टू योर कॉलिंग परहैप्स. अगेन, गारंटी किसी चीज़ की नहीं. अगर आपको दिल में लगता है कि हर चीज़ सही है, लड़का सही है, अगर पढ़ा लिखा है, और देखिए फैमिली वाली बात, आपकी फैमिली का कंसर्न भी ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लड़के से आपने उनके साथ रहना ना, माँ बाप के साथ थोड़ी, इट्स अ कैच 22 स्टेटमेंट टू बी ऑनेस्ट. तो इफ़ यू हैव अ गुड फीलिंग अबाउट हिम, दे गो फॉर हिम. बाकी ये कि फैमिली से भी बात कर लें, लेकिन अपनी चीज़ें आपने पहले ही डिफ़ाइन करनी है कि ना हो कि बाद में आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगी ये सारी चीज़ें, ठीक है. चलें, गुड लक. हाँ जी, नेक्स्ट वन सेज ग्रोइंग पेन्स. Assalamu alaikum. I hope this email finds you well, as most do. It's a bit of a longer but a grim one. I'm a 20-year-old MBBS student from a university in Karachi who fully intends to leave Pakistan within the next 8 years, and I'm going through what I call growing pains, that is the typical mental and emotional challenges that a person goes through when they are maturing. These include arguments with the parents about the right to choose for one's self, the sense of self-doubt,
and lack of confidence in one's ability to live life on their own terms, and the continuous wondering of what do I truly want in life and what happens if I don't achieve it. However, in my case, these factors led me to become severely depressed and contemplating suicide on almost a weekly basis for over a year. I emailed you when I was going through that phase, and simply typing it out and feeling like someone was listening helped me in a massive way, and I will always be grateful to you for providing me with the opportunity to realize that I can better myself. Thank you. If you are reading this out, I want to tell everyone listening who feels this way that you are not alone. Millions of people go through the same thing every day. If you feel like no one cares, talk to any of your friends or family member and tell them that you feel suicidal. You'll then realize just how much they care when you see the look of shock and self realization on their face. I took Junaid's advice, my advice, when he said a burden shared is a burden halved, and it saved my life. Sometimes you need to be vulnerable to become invulnerable. I came out of the experience stronger than I ever have ever been. Please do the same. I've just recently composed myself to a stable mental state and no longer depressed. I do my best to work my ass off every day because I realize time is always running out. However, I would still like your advice on these challenges that we all must conquer since you are one of the few who successfully did so. How did you deal with these growing pains when you were in maturing years? All those doubts in your head and the conflicting feelings one has when they're going against the societal norms to build a future that they want. How do you internally process those thoughts and realign them? A lot of kids are going to find your words and my experience encouraging. Thank you for all that you do. And then he has a pseudonym, Dave. That's cute, Dave. So बेसिकली एक 20 साल के स्टूडेंट हैं, MBBS कर रहे हैं, उनका 8 साल बाद पाकिस्तान छोड़ने का प्लान है. ग्रोइंग पेन्स एक फिनोमिना है जिससे वो गुजर रहे हैं, जिसमें काफ़ी मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस हैं. पेरेंट्स जो हैं थोड़े से इंट्रूसिव हैं, एंड वाई नॉट देसी पेरेंट्स और इंट्रूसिव ना हो. डिप्रेस रहे, सुसाइडल थे, एंड देन राइटिंग टू मी once cured him to a better state, cured him to be in a better state. And I'm glad if I was. यार वो ये ना देखो, दिस इज़ सो ओवरवेलमिंग. कभी कभी आपको लगता है कि आपके एक्शंस बड़े छोटे से उससे क्या होगा, बट जस्ट बिकॉज आई हैव दिस शो, सिर्फ ईमेल लिखने से ही उनका सुसाइडल थॉट्स चली गई. आपको नहीं पता होता आपकी चीज़ों से कहाँ कहाँ इम्पैक्ट जा रहा था. आई एम प्रीटी श्योर, आई एम डेड श्योर इतने हज़ार लोग ये देखते हैं. आप में से बहुत से ना वो साइलेंट वाले भी होंगे जो चुप करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अमल कर रहे हैं, या उनकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है. एंड आई एम ग्लैड इफ़ दैट्स हैपनिंग. यू डोंट हैव टू टेल मी कि मैं बहुत अच्छा फील करूँ कि देखें आपकी वजह से ही हुआ. आई डोंट नीड टू नो, बट जस्ट बी द बेटर पर्सन योर सेल्फ. एंड आई एम ग्लैड if anything I say or do changes you for better, and I'm happy for you all. So how did I overcome all these growing pains? यार मैं ना ज़िंदगी में बहुत obviously I had my own share of troubles, and be it financial trouble या emotional trouble, हर किस्म की. And even I had thought about finishing it all. मगर ये कि फिर वही फैमिली नज़र आती है आपको, फिर डिपेंडेंट्स होते हैं, एंड देन यूर लाइक यू डोंट वांट टू गिव दैट पेन टू योर पेरेंट. प्लस सिंस आई हैव बिकम अ पेरेंट, मैं जितना वो हो गया हूँ, डिफरेंट आदमी हो गया हूँ. तो लूजिंग अ चाइल्ड इज़ it's definitely the worst thing that can ever happen to anyone. Allah na kare if any one of you or anyone goes through that, but a lot of people go through that every day. So now that I'm a father, I realize कि if I had done what I was thinking, वो किस mental trauma से गुजरते, right? So they don't deserve that. फैमिली बीइंग इंट्रूसिव, आई अंडरस्टैंड. आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपने गोल्स अलाइन रखें, और आपने बस देख लिया कि 8 साल बाद, आई लाइक हाउ यूर सो स्पेसिफिक कि 8 साल बाद आपने चले जाना है. दैट मीन्स यूर समवन हु टेक्स लाइफ सीरियसली एंड हु हैज़ शिट प्लान्ड. बाकी ये कि मैं फिर एक पॉइंट के बाद आई स्टार्ट टू रियलाइज
और फिर मैंने ये सोचने लग गया कि यार मे बी आई हैव अ मच बिगर रोल इन लाइफ देन आई थिंक आई एम. आई मे बी अ स्मॉल पर्सन or with zero contribution to the world, but perhaps maybe I have some role, an important role. मैं हमेशा ऐसी सोचता था कि यार मेरा ना बहुत बड़ा रीज़न है. There's no way that the way this universe has came into being and how the whole evolution process took place and then how certain people met somewhere. Like my dada came to Karachi for some work, पीछे से पाकिस्तान आज़ाद हो गया. ओके मेरी दादी को अब जैसे कि मैं बेगम को बता के जाता हूँ ना कि अब मैं यहाँ मीटिंग पे जा रहा हूँ, सो शी नोज़ वेयर आई एम गोइंग, राइट. उस वक्त तो व्हाट्सएप भी नहीं था, बस वो बता के गए थे कि कराची जाता हूँ ना तो मैं यहाँ ठहरता हूँ. वो यहाँ आ गए, पीछे से हो गया पाकिस्तान आज़ाद. अब वो उनके पास बच्चे, और 14 अगस्त को मेरी फुप्पी पैदा हुई. सो इमेजिन विद अ न्यू बॉर्न, आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ और ये लाइक यू शी इज़ गॉन थ्रू अ चाइल्ड बर्थ, राइट. फिर वो उस चाइल्ड लाइक यार क्या औरतें होती थी यार, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग. बच्चा हुआ, ये नहीं कि 3 दिन अस्पताल में रेस्ट है और फिर नर्सें वर्सें आ रही हैं. भाई उठाई बच्ची, निकली वहाँ से, निकली सिख बन के. पहले तो मारने आए सिख लोग, हालांकि वही लोग जो के दोस्त थे ओवरनाइट दुश्मन बन गए थे. आई मीन लाइक इट वाज रियली सैड. तो उनको ना फिर वो टीका वीका लगाया. एंड वी ऑल्सो हैड अ फैमिली, हमारी बिल्डिंग में रहते वो लोग अमृतसर से आए थे. तो उनको तो बाकायदा ना टीका नहीं, लाइक पता नहीं कोई कड़ा पहनाया था क्या, आई डोंट नो, समथिंग टू मेक देम लुक लाइक ओ ये सिख नहीं आए, राइट. ये सिखों की बीवियाँ हैं तो इनको नहीं आपने मारना. तो एक सिख फैमिली ने ही उनको, हमारी वो आंटी थी, शी पास्ड अवे, मे शी रेस्ट इन पीस. तो वो देवर कश्मीरी पंजाबीज़, राइट. नहीं वो कहाँ के थे यार, एक अच्छा सा नाम है उस इलाके का, खैर जहन में नहीं आ रहा. तो दे हैड टू प्रिटेंड टू बी सिख. खैर उस तरह निकले. सो माई दादी लेफ्ट 14 अगस्त को और 19 अगस्त को पहुंच गई यहाँ पे. सो माई दादा एंड माई नाना वर बोथ लिविंग इन लुधियाना एट सम पॉइंट एंड दे वर अक्वेंटेंसेस. ठीक है, लॉस्ट टच. फेसबुक तो है नहीं कि ट्रैक कर लिया, व्हाट्सएप मार दिया, लोकेशन लाइव भेज दी कि जी मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो. 1953 में वन फाइन संडे my dada took my father and my taya to Gandhi Garden, the zoological garden जो कराची zoo है. By the way, it's named after Gandhi, Mahatma Gandhi, Mohandas. It's still called Gandhi Garden. I'm glad कि वो पाकिस्तानी नहीं हुआ zoo, वो भी वही है. So वो वहाँ गए. Surprisingly, my nana was there with my mamus. One mamu, उस वक्त एक ही थे, उनको घुमाने लाए हुए थे. सो देर लाइक ओ हाउ कम यू है, अच्छा आप कहाँ रहते हो, अब सदर में रहते हो, हम लोग यहाँ रहते हैं, ओ वी शुड रियली गेट इन टच. एंड देन दे लाइक दे रीयूनाइटेड एंड देन यू नो दे हैड किड्स, दे ग्रू अप एंड दे लाइक क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें, और वो बदल ली. एंड देन आई हैपेंड एंड माई सिबलिंग्स हैपेंड. सो लाइक यू सी व्हाट आई एम सेइंग, इतना कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा होता. ये जो जितना कुछ हुआ है ओवर द कोर्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स, ये ऐसे ही नहीं हुआ है. देयर इज़ अ रीज़न. तो मैंने हमेशा ना फिर यही अपनी माइंड सेट बना लेते कि यार मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ दुनिया में, मेरा कोई रीज़न है. सो दैट केप्ट मी फ्लोटिंग. एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइक यू नो माई बैड टाइम्स वर स्पीड ब्रेकर एंड आई वॉज डेस्टिन्ड टू बी ऑन अ हाईवे आराम से. ये तो छोटे मोटे स्पीड बम्प्स हैं, खड्डे हैं, कोई मसला नहीं, आगे की रोड अच्छी है. सो इस तरह. सो वंस यू फाइंड पर्पस इन लाइफ एंड वंस यू फाइंड ट्राई टू फाइंड मीनिंग इन लाइफ, तो फिर कुछ ना कुछ होता है. एंड देन I'm extremely positive person. I can be a pessimist, but when it comes to goals and focus, I'm extremely positive, and I do not shy away from anything, from attempting anything. मुझे कॉमेडी करनी थी, मैंने कॉमेडी शुरू कर दी. मुझे ये करना था, यूट्यूबिंग करनी थी, मैंने ये शुरू कर दी. फिर यूट्यूबिंग मैंने पॉडकास्ट करनी थी, वो भी कर ली. Q&A भी कर लिया, ट्रैफिक भी कर लिया, शॉर्ट्स भी कर ली, ASMR भी किया. लोगों ने बोला मज़े ले रहे हो आप कंप्यूटर गेमिंग करके. आई ट्राई एवरीथिंग. आई ट्राई टू, वो जैसे मैंने मुजम्मिल की पॉडकास्ट पे मैंने यही कहा था ना कि आई हर्ड दिस, एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे जिसमें यही था कि लाइक वी आर कैरिंग द टैलेंट्स ऑफ ऑल आवर एंसेस्टर्स. कोई कारपेंटर होगा, कोई मज़दूर होगा, कोई इंजीनियर होगा, जगलर होगा, हसलर होगा. सो वो आपके अंदर हैं टैलेंट्स. इफ़ यू डोंट स्ट्रेस दोज,
तो वो DNA एक्टिवेट ही नहीं करता उन चीज़ों को. सो मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था, बात कहाँ से कहाँ निकल गई. तो इसी तरह आई कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स. आई डोंट नो मेरे अंदर और क्या क्या टैलेंट्स हैं. तो थिंग्स लाइक दीज ये पॉजिटिव माइंड सेट इट कीप्स मी अफ्लोट. और मैं अपने आप को किसी से कम ही नहीं समझता, मैं हल्का ही नहीं आता, अपने अंदर मैं पूरा हूँ. इट्स नॉट नार्सिसिज्म. देखो, देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन नार्सिसिज्म एंड बीइंग कॉन्फिडेंट, राइट. नार्सिसिज्म तो होता है कि बस मैं ही हूँ, बाकी सारे चूतियाँ. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं किसी से कम नहीं हूँ. ठीक है, दूसरे यूट्यूबर्स हैं, दे डूइंग वंडरफुल वर्क, बट मैं भी कम नहीं हूँ. You get what I'm saying? I'm happy for my friends. They're all my friends, most of them. And I'm happy for them, the way they're doing work, their body of work is amazing. And I respect them. मगर मैं फिर सोचता हूँ मैं भी कम नहीं हूँ किसी से, और मैं करता हूँ, और मैं डिलीवर करता हूँ आपके सामने, राइट. तो ग्रोइंग पेन्स ठीक है, आते हैं, वो एज ही ऐसी होती है. आप इमोशनल होते हो, आप थोड़े से लॉस्ट होते हो, बिकॉज किंडरगार्टन से लेके आप मैट्रिक तक यू आर लुक्ड आफ्टर एंड एवरीथिंग. फिर कॉलेज में आके अचानक फ्रीडम मिल जाता है, राइट. स्कूल में तो पिशी भी आपको पूछ के जानी होती है, और कॉलेज में अचानक से फ्रीडम आता है, तो आप अचानक बड़े हो जाते हो ना. सो ब्रेन वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ओ आई कैन गेट आउट ऑफ द क्लास वेन एवर आई वॉन्ट. कोई कुछ नहीं कहेगा, ओके दैट्स कूल मैन. तो वो इसलिए करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू इनकलकेट सेंसिबिलिटी इन यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यू. माई टीचर सेड दैट टू मी. केमिस्ट्री के टीचर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आर से नाम था, रज़ा सर रज़ा. फॉर्मन कॉलेज में पढ़ाते थे. तो उन्होंने हमसे बोला कि डू यू गाइज रियलाइज़ कि पिछले साल तक यू हैड टू टेक अ परमिशन टू गो एंड टेक अ लीक, एंड राइट नाउ इफ़ यू वांट टू लीव अ क्लास यू कैन लीव द क्लास. आई एम नॉट गोना क्वेश्चन यू. व्हाई डू यू थिंक आई कैन नॉट impose my power and not let you do that? Of course I can. I'm your teacher. I'm a professor. मगर फिर आप स्पून फीडिंग के आदी हो जाओगे ज़िंदगी भर. तो नाउ वी वॉन्ट यू टू बिहेव लाइक एडल्ट्स बिकॉज यू आर एडल्ट्स. तो ये फिर एक बड़ा शॉकिंग होता है. सो ये फॉर्मेटिव ईयर्स ही मैं इसको कहता हूँ. तो इसमें ऐसा सोचना और समझना इज़ प्रिटी मच नॉर्मल, बट सुसाइड इज़ नॉट द वे. ट्रस्ट मी. आई अंडरस्टैंड कि ज़िंदगी एक टनल विजन में होती है, और फिर आपको एक वो कहते हैं ना कर्ली सैक इज़ अ स्ट्रीट जिसमें वो फिर आगे गली बंद हो जाती है ना. इट्स कॉल्ड अ कर्ली सैक. गायनोकोलॉजी में भी एक यही टर्म यूज़ की जाती है. सो कभी कभी लगता है आप एक बंद गली में आके फंस गए हो, तो बट थोड़ी सी अगर हिम्मत करो तो आप दीवार कूद के फिर आगे जा सकते हो, और फिर आगे तो वैली है, खुला डुल्ला वल्ली हवाएं आ रही हैं वहाँ, बड़ा इन्जॉयज़ है. तो आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू. एम्ब्रेस योर पेन. मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ब्रश ऑफ कर दें, कारपेट के नीचे डाल दें, ओ नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा नहीं है. इफ़ यू फीलिंग समथिंग, ऑफ कोर्स देयर इज़ समथिंग, दैट्स व्हाई यू फीलिंग इट. तो उसको एड्रेस करें, उसको एम्ब्रेस करें, उसको बोले कि हाँ ठीक है तुम हो, लेकिन मुझे तुम्हें ट्रीट भी करना है, राइट. अपने आप को ना, ट्राई टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड. what would you do for your own best friend? You would go at any limit ना, उसको सही करने में, उसके लिए अच्छा करने में, उसको सपोर्ट करने में. ट्राई टू बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड. मैं तो अपना बेस्ट फ्रेंड हूँ. मैं तो अपना मैं अपनी फेवरेट हूँ. हैं, करीना बोलती है ना, करीना बन जाओ, मैं अपनी फेवरेट हूँ. तो मैं तो अपने लिए बेस्ट करता हूँ हर चीज़. वाई नॉट. एक ही लाइफ है भाई, खल्ली वल्ली यार. तो टेंशन ना लें, एंड keep writing to me man if it makes you feel happy. I'm always here, always a email away. All right, take care. हाँ जी, next one says last hope of my father. Assalamu alaikum Junaid bhai, I'm a huge fan, respect you a lot, viewed all your videos and there's something interesting in your videos, something to learn. Junaid bhai, मैं 21-year-old हूँ और doing bachelor's in information technology. With that, I'm the IT manager in private company, night shift. That is my intro. मेरा भाई दुबई में होता है for the last 6 years. Got married in November in 2020. 4 months after his marriage, up to 4 months after his marriage, everything was normal. But सडनली भाई ने भाभी से बात करना छोड़ दी. मीन्स के बात करता था बट खाली सलाम दुआ वगैरह, लेकिन जो कपल्स की बातें होती हैं उस तरह बिल्कुल नहीं करता था. एट फर्स्ट इट सीम्स नॉर्मल टू एवरीवन. ऑल आर थिंकिंग कि मियाँ बीवी में खुद ही ठीक हो जाएंगे. बट दिस केस इज़ गोइंग, ये जो होता है ना खुद ठीक हो जाएंगे, पता नहीं कि इज़ गोइंग वर्स टू वर्स कंडीशन एवरी डे. फिर एक दिन भाई ने भाभी को बताया कि मैं यहाँ एक
और लड़की को पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता. After listening to this, we are all shocked. Before he married, he told us that about that girl कि we are just best friends, nothing else. हम सब भाभी के साथ थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे. वेरी गुड. बिकॉज वी ऑल नो कि भाई की गलती है, वो गलत कर रहा है, एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर रहा है. हमने उसको समझाना शुरू किया, इमोशनली ब्लैकमेल किया, बट वो चेंज नहीं हुआ. ही इज़ स्टिल ऑन द सेम लाइन. जुनेद भाई, इससे पहले वो रोज़ाना वीडियो कॉल करता था, हमें काफ़ी देर बाद होती थी, अभी 2 वीक्स बाद करता है. और भाई जस्ट नंबर पे 1-2 मिनट बात होती है. अच्छा, वो दुबई में, आप लोग सारे हैं. जुनेद भाई, माई मदर died when I was 11 and two sisters got married already. My father is in good position in government. I was the youngest in my family. My father has too much tensions in his mind and about few years ago he is diagnosed with asthma and diabetes. जुनेद भाई, मेरे पास अब एक फादर ही रह गए हैं जो मेरी लास्ट होप हैं. मैंने आपकी वो डे ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो देखी और मैं उस पर बहुत रोया. मेरे भाई ने मेरे फादर को पूछना छोड़ दिया है, बिल्कुल उसको कोई फ़िक्र नहीं है. अल्लाह ना करे अगर उन्हें कुछ हो जाए, बट वो प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि वो हम सबको छोड़ चुका है. जुनेद भाई, द गर्ल ही इज़ इन लव विद, शी इज़ वेरी क्लेवर. मैंने एक दफ़ा उससे बात करने की कोशिश की, बट उसने मुझे बहुत इंसल्ट किया, यानी कि गालियाँ दी बहुत. बट आफ्टर देन आई नो what the type of girl she was. She was a disabled girl and I'm not making fun of her disability, but उसने मेरे भाई को हम सब के अगेंस्ट कर दिया है. My brother taunt me about my uni fee almost 8 to 9 times after this incident and I really felt that he also said कि अब दुनिया देखेगी भाई और भाभी की दुश्मनी क्या होती है. I don't want this कि मैं डरता हूँ किससे अल्लाह के सिवा, लेकिन I just want कि हम सब दोबारा से ठीक हो जाएं. Junaid bhai, the girl I love for the past 5 years and everyone in my family knows about the relationship, but जब मैंने रिश्ता भिजवाया तो वो आगे से कहते थे तुम्हारे बाप ने भी 2 शादियाँ की हैं, तुम्हारा भाई भी 2 शादियों के चक्करों में है, तो हम तुम्हें रिश्ता देकर रिस्क नहीं ले सकते. और जुनेद भाई, आई एम द लास्ट होप ऑफ माई फादर. इट्स माई फादर्स ड्रीम टू बिकम अ CSS ऑफिसर. काइंडली प्रे फॉर मी. जुनेद भाई, दैट इज़ ऑल. थैंक यू फॉर रीडिंग. भाई अभी आपने बोला कि अच्छा, पहले मैं बता दूं कि एक भाई हैं, दुबई में रहते हैं, शादी हुई 4 महीने तक सब ठीक था, फिर वो भाभी से सही सा बात नहीं करते थे, फिर बताया कि जी उनको कोई और लड़की पसंद है दुबई में, वक्त पे वीडियो कॉल नहीं करते, मदर की डेथ हो गई है, वालिद साहब को डायबिटीज़ और एज़मा है. अच्छा, तो अभी आपने जो बोला ना कि वो जो लड़की है दूसरी, वो थोड़ी सी चालाक है, आपने कहा वो डिसेबल्ड है. खैर, डिसेबल्ड का उससे क्या लेना देना, आपने बस इन्फॉर्मेशन दी मुझे. तो उसने आपको बहुत गालियाँ दी और भाई ने आपको 8-9 बार यूनिवर्सिटी की फ़ीस के ताने दिए. फिर आप कह रहे हो आपने रिश्ता भी भेजा. बेटा, एक तरफ आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस भाई से ले रहे हो, दूसरी तरफ रिश्ता भेज रहे हो, ये तो गलत बात है. पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ये रिश्ते विश्ते करते रहना. वो बाप की बात ठीक है कि उन्होंने आगे से बोला कि जी बाप ने भी 2 शादियाँ की, भाई भी 2 शादियों के चक्कर में, तो आप भी करोगे. ये थोड़ी गलत सोच है, ऐसा होता नहीं है. मैं और क्या बोलूँ इस पर, घर की बातें. तो उनका डर अपनी जगह, लेकिन ये गलत बात है. लेकिन बेटा, मुझे जो आपकी पूरी ईमेल में लगा ना, ये कि अभी फ़िलहाल आप सेट नहीं हो, तो पहले तो आप सेट हो जाओ. पहले खुद सेट होना है, फिर किसी और को सेट करना है. समझ रहे भाई? हैं भाई, ऐसे ही है. पहले सेट कर लेते हैं, फिर कहते हैं पहले वो आ जाए फिर हम सेट होंगे. हैं? पहले फर्नीचर ले लेते हो फिर घर ढूंढते हो क्या? हैं? पहले घर लेते हैं फिर फर्नीचर लेते हैं ना. उल्टा ही गंगा ही उल्टी है सबकी. तो पहले आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ. और वो जो डे ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाली बात है ना, देखें, इसमें मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि वी डोंट नो, देर आर सो मैनी पीपल इन आवर लाइव्स हु आर अलाइव राइट नाउ, बट वी ऑलरेडी मेट देम फॉर द लास्ट टाइम. ठीक है, बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में, आपके अंकल आंटी कज़न्स जो अभी ज़िंदा हैं, जिनसे आप बात भी करते हैं, मगर उनसे आप ऑलरेडी आखिरी बार मिल चुके हैं. फिर एक ना एक दिन, अल्लाह ना करे, बट दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स, एक ना एक दिन आपको कॉल आएगी, व्हाट्सएप मैसेज आएगा कि यार वो आंटी तो गुजर गई, या वो अंकल को हार्ट अटैक हो गया, या वो कज़न को डेंगू हो गया, या कोविड से चले गए, यू नो. एंड यू आर लाइक,
यार मैं उनसे आखिरी बार तभी मिला था, मुझे पता ही नहीं था कि फ़लानी की शादी में हम मिल रहे हैं, तो वो आखिरी ही मुलाकात है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनसे भी आखिरी बार जिनसे भी मिले, अच्छे लफ्ज़ों में अलविदा करें, कि कहीं आपको ये गिल्ट ना रहे यार मैं उस शादी में उनसे मुंह बना के बैठा हुआ था और अब देखो वो दुनिया में नहीं रहे। ऐसा ही है भाई, अच्छे उसमें रहें टर्म्स में। अभी आपका भाई जो हरकत कर रहा है, ये देखे, वो एक तो वो कहते हैं ना भाई, लड़की का चक्कर ना रोड़ी ना शक्कर, नहीं, लड़की का चक्कर कभी रोड़ी कभी शक्कर। तो लड़की का चक्कर है बाबू भैया, ऐसे ही नहीं बोला था अक्षय कुमार में, उसमें बहुत डेप्थ थी, बहुत डेप्थ थी। तो अब वो अंधा हुआ है प्यार में। ऐसी बहुत मिसालें हमारी भी ज़िंदगी में हैं भाई, बिल्कुल अंधे हो गए, गोलियां खा रहे हैं, बीवी भी रखी हुई है, बीवी, अच्छा फिर बीवी को छोड़ दो ना, क्यों रखा हुआ है, वो भी नहीं करना, उधर भी मुंह मारना है, घर भी नहीं आना रातों रातों को। बड़ी मिसालें यार, इधर अजीब कल्चर चल रहा है भाई यहाँ पे, तो पता नहीं पेट ही नहीं भर रहा लोगों का भाई। शादी, अबे ऑनर नहीं है ना। वो कहते हैं ना ज़बान, पठान की एक ज़बान है, मर्द की एक ज़बान है, या मुसलमान की एक ज़बान, कहते हैं ना, अक्सर सुना है ना हमने। ज़बान नहीं लोगों की यहाँ, ना काम के मामले में, ना काम धंधे में, ना ये किसी को टाइम दिया। अभी देखे एक भाई ने 7 बजे आना है, मैं बार बार वीडियो रुकवा के पूछ रहा हूँ कोई आके बैठे हुए तो नहीं है, 8 बज गए नहीं है। सुनते हैं तो सुने, मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, जो लेट आता है, जो मेरे वक्त की कदर ना करे, मैं उसके एहसासात की क्यों कदर करूँ। समझ रहे भाई, टाइम इज़ मनी। हल्ली वल्ली यार, कितनी बार मैंने वीडियो रुकवाई है बीच में, गवाह हैं ये, कि यार देखो कहीं आके बैठ तो नहीं गया कि मेरी वजह से वो बाहर बैठा रहे, आके ही नहीं दे रहे भाई, हल्ली वल्ली। तो ये अब ये इस तरह की यार आइटम आ जाते हैं ज़िंदगियों में, जो फिर ये गालम गलोच भी करती हैं, पता नहीं क्या ये जादू वादू करती हैं, क्या करती हैं। खीर वीर तो नहीं खिला खिला, वो कहते हैं ना सफ़ेद चीज़ों में होता है जादू। भाई कभी भी कोई लड़की या कोई लड़का कोई डब्बे में ले आए ना फजूल में, अगर आपका ऑफिस में कोई चक्कर वक्कर है, या और कहाँ होते हैं चक्कर भाई, बताओ ना, बड़े किए भी हैं तो बता भी दो। ये जो खीर ले आती है ना लड़कियां, मेरी अम्मी ने बनाई है, रसगुल्ले बड़े अच्छे बनाती हैं, सफ़ेद चीज़ों में होता है जादू, वो आपको असीर कर लेता है। ये आमिल बंगाली बाबा और फलाना बाबा, ये फेसबुक पे जिनके ऐड चल रहे हैं, कौन सा वो था, बरकत मसीह, पता नहीं कौन कौन से बाबों के ऐड चल रहे हैं भाई, मेरी वीडियो पे ऐड चल रहे हैं उनके। अबे बाबों का खा रहा हूं मैं, अब मेरे हाथ में थोड़ी है, यूट्यूब किसी का भी ऐड चला लेता है। कल को आप मुझे बोल कैंसिल करो, जुनेद भाई आपकी वीडियो पे उसका ऐड चल रहा था, भाई आई डोंट डिसाइड, ऐड स्पेस दिया हुआ, अब यूट्यूब किसी, अब बावे का ऐड चल रहा है मेरी वीडियो पे, भेड़ की आँख, अल्लाह माफ़ करे। पता नहीं क्या जादू टोना, ये मैं आई एम नॉट सेइंग कि खाली औरतें करती हैं, मर्द भी हरामी है साले। तो ये होता है भाई, हमने बहुत लोग, कैसे ना लोग अंधे हो जाते हैं, अपने ही दोस्त बात नहीं मान रहे होते, सुन ही नहीं रहे होते। अबे भाई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, हमारे साथ भी था, वो 11 गोलियां खा ली थी अपने ही भाई के वलीमे में, 11 गोलियां खा ली तमाशा क्रिएट करने के लिए कि भाई मेरी शादी उधर ही होगी। फिर करी शादी, और जब कर ली शादी फिर 3 चक्कर भी चलाए साथ में, जिसके लिए गोलियां खाई। अबे हैं, ऐसा पड़ा हुआ था वलीमे में भाई के, ऐसा तमाशा बन रहा था, खुदा की कसम, क्या बोलते यार, उठा के लेके भागे उसको इधर उधर। अबे हमें वलीमे का खाना खाना था, अस्पताल, कभी सैफी अस्पताल जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, पेट वॉश करा रहे हैं। अबे इतना ड्रामा लगा यार, भेड़ ऐसा कोरमा छोड़ के, शादी का कोरमा छोड़ के हम ले लेके भागे उसको, शादी कर ली, फिर 4 चक्कर भी चलाए बाद में। अबे अजीब लोग हैं, पता नहीं क्या ड्रामे, ज़बान ही नहीं है आजकल, नहीं कर सकते भाई। अगर बहुत शौक है इधर उधर मुंह मारने का, शादी ही नहीं करो, बहुत मिल जाती हैं यार, जिनको यही चाहिए होता है। भाई हर किस्म के लोग हैं ना, हर कोई तो नहीं चाह रहा होता ना घर बसाना, कुछ को चाहिए होता है भाई फन लविंग, आई लव फन। तो ढूंढ ले भाई इस तरह, बम्बल शम्बल टिंडर विंडर भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है यार। आप अपने क्यों किसी की ज़िंदगी इस तरह का, वो भाभी का क्या कसूर बेचारी का, भाभी ले आया, भाभी एक तो पहली डिप्रिवेशन की ज़िंदगी जी रही है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस, ऑब्वियसली इट सक्स। और कोविड में आना जाना आसान थोड़ी है, टिकट कटाया दुबई चले गए। तो कोविड में कितने टेस्ट हैं भाई हमारे, अभी हम लोग जा रहे हैं ना, पहले यहाँ टेस्ट कराना है, फिर एयरपोर्ट पे अलग कराना है, फिर वहाँ उतर के अलग कराना है, फिर वापसी में वहाँ से एक कराना है, फिर यहाँ अबे नथने ही खुल जाएंगे हमारे, डायनासोर वाले हो जाएंगे इतने टेस्ट कराएंगे। तो अब आसान थोड़ी है, वो पहली भाई उसको, उससे नहीं करते आप शादी, वो जी लेती अपनी ज़िंदगी भाई, वो कहीं और शादी कर लेती, कुछ भी कर लेती, उसको भी बांध लिया,
और इधर वो दूसरी पकड़ ली, वो गालियाँ दे रही है फ़ोन को। और पता नहीं कैसे लड़के होते हैं हु अलाउ एनी रैंडम पर्सन कि आपके घर वालों को गालियाँ दे। मतलब आपके घर वाले आपके लिए इतने नीचे हैं कि आप अपने ऐसे लोगों से गालियाँ पड़वाते हैं अपने बहन भाइयों को। यार शर्म आनी चाहिए यार, हद होती है। तो बिल्कुल गलत चीज़ है भाई। सॉरी टू हेयर अबाउट दिस। अच्छा, आप खुद 21 साल के हो, रिश्ते भेज रहे हो बेटा। अभी रिश्ते नहीं भेजने, अभी आपने सीवी भेजनी है इधर उधर, नौकरी मिल जाए पहले। रिश्ते पहले भेज रहे हो, पहले पढ़ लिख लो, कमाई वमाई के लमाओ नहीं कमाओ। लिख दे दो ना मीम के नीचे, लमाओ। लमाओ नहीं करना, कमाओ करना है। कमाओ मा लो पहले, इस काबिल हो जाओ। फीसें भाई से ले रहे हो, रिश्ते वहाँ भेज रहे हो। खुदा के वास्ते यार सीरियस हो जाओ लाइफ में। सीएसएस ऑफिसर बनना चाह रहे हो तो एक सीएसएस ऑफिसर की ऐसी फोरसाइट, आपने मुल्क चलाना है तो भाई ऐसी सोच वाले से नहीं चलना मुल्क हमारा, तभी तो ये हाल है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, समझ रहे हो। खैर, ख्याल रखो अपना भाई और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो। अब आपके पास आपके वालिद हैं और आपके वालिद के साथ के पास सिर्फ आप हो। छोड़ दो भाई को, उसको खल्ली वल्ली खुद ही भुगतेगा, रोएगा एक ज़िंदगी में एक पॉइंट पे आके कि अच्छी खासी औरत से शादी हुई थी, मैं ही पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया था। पछताएगा वो। ऐसे लोग पछताते हैं हमेशा, ये बात याद रखना। खुश नहीं रहेगा। घर वालों को गालियाँ पड़वाने वाला, बाप की इंसल्ट करने वाला, बीवी की बेइज्जती करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। उसको वक्ती खुशी मिल रही होगी, जा रहा होगा बुधवार क्लब में बरसती वरसती में, सब कर रहा होगा। ये सब वक्ती है। बॉसों को हमने देखा है। आई डोंट विश हिम ईविल और आई डोंट विश हिम कि वो इस तरह से जाए, लेकिन मैं एक तजुर्बे से एक बात बता रहा हूँ। ऐसा ही है भाई, अपना बसा बसाया घर को लात मार के दूसरे चक्करों में पड़ता है, कभी खुश रहता है वो बंदा? देयर यू गो। तो अब आप उसकी फिक्र छोड़ो, भाभी का ख्याल रखो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और पहले कमा लो, ठीक है? चलो, ख्याल रखना। अच्छा जी, आज की लास्ट ईमेल, इट सेज टीनेजर्स प्रॉब्लम्स हु आर डूइंग ऑनलाइन वर्क। हाय सर, आई एम 21 ईयर ओल्ड एंड हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 6 years। शाबाश, 15 साल की उम्र से कमा रहे हैं, शाबाश। एंड द अर्निंग्स आर ऑल्सो गुड, बट देयर इज अ प्रेशर फ्रॉम फैमिली एंड relatives to do some physical work. I'm sure this will happen to many freelancers because their parents and relatives have the same old thinking. I used to get nervous and afraid from people, but now I know how to answer and ignore because I've changed my mind in many years to become a powerful person, and how to reply or ignore that kind of people. Allah has given me a lot of power regarding this, and watching the videos of you and other YouTubers, I've become a powerful person now. I want other teenagers to be strong too and to respond to that kind of people who interfere in their life. So please discuss this topic in detail so the teenagers get power and change their mind and become strong. But one thing, don't use the ability to reply and power on your parents. मुझे समझ ही नहीं आया सवाल क्या था, मगर इतना समझाओ कि फ्रीलांस काम करते हैं तो फिजिकल वर्क करवाते हैं घर वाले और रिश्तेदार। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिश्तेदार आपसे काम क्यों करवाते हैं? उनको बोलो तो अपने बच्चे पैदा करो अगर काम करवाने तो। आप इस दुनिया में रिश्तेदारों का काम करने आए हो, अपना काम करने आए हो। फ्रीलांसर वालों का मैं ये समझ आ रहा है और मुझे अंदाज़ा है कि जो लोग घर से काम करते हैं ना, अब बंदा बैठा है क्लाइंट से कर रहा है, माँ आ गई दही ले आओ। अबे मैं दही बन रही है इस वक्त मेरी ऑनलाइन जूम पे, तुम अम्मा कह रही हो कि ले आओ, राइट? तो ये जो है ना फिर प्रॉब्लम, इसको आप सॉल्व करें। या तो इतना कमाएं कि एक लड़का रख लें, ठीक है, कोई पार्ट टाइम घर का हेल्पर, या फिर ये जिस तरह गुलिस्तान जौहर में ना, पता है आपको, लड़कों ने एक बनाई हुई है सर्विस, कार्ड बांटे में हर फ्लैट में कि भाई नीचे से कुछ भी मंगाना हो, क्योंकि ज़्यादातर अब वहाँ ज़ाहिर है मिडिल क्लास फैमिलीज़ रहती हैं, मर्द हजरात काम पे होते हैं, अब छोटी मोटा सामान तो चाहिए ही होता है ना दिन में, कभी चीनी ख़त्म हो गई, कभी सब्ज़ी, कभी ये कभी वो, तो नंबर पे फ़ोन करते हैं, लड़के ले आते हैं और उसके वो 50-100 रुपये ले लेते हैं, जो भी है सर्विस, ठीक है। तो या तो इस तरह की सर्विस लगवा लें, फिजिकल काम। बोलो भाई आप समझें कि ये काम है, महीने के एंड में पैसे आए ना, सारे नहीं, थोड़े से दिखाओ, बोले देखिए इतने सारे पैसे जो घर आए ना, ये ऐसे हवा से नहीं आए, मैं कोई नाच नहीं रहा फ़ोन पे, जूम पे नंगा डांस नहीं कर रहा, मेहनत करता हूँ तो आते हैं, तो मुझे काम करने दें। ये दही पकौड़े और ये ले आओ वो ले आओ, मेहमान आए, मेहमान अपना रिस्क खुद लाता है, तो मेहमान को बोलो लेते हुए आओ, सही है। उमर शरीफ मरूम साहब कहते थे ना, मेहमान अपना रिस्क खुद लाता है, तो क्या लाए हो? तो आप बोलो भाई ये मेरा काम का टाइम है, आप किसी के दफ्तर में जाकर तो नहीं बोलोगे ना, जाए ज़रा ये लेकर आए, बोलो मैं काम करने आया हूँ। तो हमारे पेरेंट्स ना अभी भी उसी थिंकिंग के हैं कि काम तो वही होता है जो सुबह तैयार होके बाइक पे बैठ के ऑफिस जाते हैं, बाकी तो सारे कंप्यूटर पे हरामज़दगी कर रहे हैं ना, बस ऐसा ही है।
काम तो वही होता है जो दफ्तर में होता है, ये तो काम ही नहीं है। अरे भाई आप तो अब लोग फ्रीलांस करना शुरू हुए, मैं तो होम बेस ये वर्क फ्रॉम होम 2006 में करता था। तो रिश्तेदार आके देख ही रहे होते थे क्या सारा दिन कंप्यूटर पे खेल रहा है। अबे खेल रहा है, काम कर रहा है। तो ये नोजी होते हैं यार। तो ये फिजिकल विजिकल वर्क वाला जो है ना, आप इनको समझाया जी ये मेरी वर्क टाइमिंग है, इसमें आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। जस्ट लाइक आप वालिद साहब को फ़ोन तो नहीं करते ना कि भाई दही ले आए फ़ौरन, अभी छोड़ें अपनी मीटिंग, सेल्स कॉन्फ्रेंस छोड़ें और फ़ौरन आए दही लाएं। नहीं बोलते ना, अब्बा सुनाएंगे ना आपको फ़ोन पे कि मैं काम करने आऊँ, तुम्हारे दही लेने आऊँ। तो इसी तरह आपने भी बाउंड्री सेट करनी है कि देखने में आपको लगेगा कि मैंने चड्डा पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है, च्युइंगम चल रही है और यूं यूं खेल रहा हूँ, तो मैं खेल नहीं रहा, मैं काम कर रहा हूँ। अब काम ऐसे ही होता है दुनिया भर में। और कोविड ने तो और समझा दिया है कि अब वर्क फ्रॉम होम, अब पजामे में ही काम हो सकता है, अब सूट वूट की ज़रूरत नहीं है। तो बाउंड्री सेट करें। और जो दूसरे फ्रीलांसर सुन रहे हैं, अगर आप भी इन चैलेंजेस से गुजरते हैं, हाउ डू यू ओवरकम दीज चैलेंजेस, कमेंट में लिखें ताकि दूसरे बच्चे जो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं कमेंट्स, उनकी भी रहनुमाई हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली ईमेल्स। और आई होप आपको एपिसोड काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है आपने भी सीखा होगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag. And if you're in Dubai and you are on Patreon, we might meet very soon. All right, चलो ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।